हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ये क्लास 12 की फिजिक्स की क्लास है जिसमें आप इसकी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। विद्युत धारा, ये आपके फिजिक्स का तीसरा लेसन है और इस तीसरे लेसन में आज हम बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके आए हैं। आज के टॉपिक में जो हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखने वाले हैं वो है हमारा सेल का टर्मिनल विभवांतर जो होता है तथा सेल के आंतरिक प्रतिरोध में क्या संबंध होता है। सेल के टर्मिनल विभवांतर तथा सेल के आंतरिक प्रतिरोध में क्या संबंध होता है, ये आपके एग्जाम में जो है पूछा गया है, कई बार पूछा गया है और इसके आने के चांसेस भी है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, आपको अभी जो है अच्छे से तैयार हो जाएगा। इससे पहले कुछ टॉपिक और इसमें हम और चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा गया। छोटी छोटी डिफिनेशंस है जिसको आपको जानना बहुत आवश्यक है। इसी में आपको देखने को मिलेगा सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, यानी सेल का विद्युत वाहक बल आपके एग्जाम में 1, 2 नंबर 3 नंबर में पूछा गया है, तो इसको भी जानना बहुत आवश्यक है। देखिए, ये जो हमारा सेल का टर्मिनल विभवांतर है तथा सेल के आंतरिक प्रतिरोध में जो संबंध है, तो इसमें जो टर्म्स यूज किए जाएंगे उसको आपको पहले जानना बहुत आवश्यक है। तो जब आप उसको जानोगे तो उसमें कोई डिफिनेशंस ऐसी हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो क्यों ना हम ठीक से जो है इनको बारी बारी जान ही लेते हैं और उसके बाद फिर हम अपने, देखिए इंपॉर्टेंट सभी हैं, जितनी बातें हम बताएंगे सब के सब एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए कॉपी पेन ले लीजिए और अपने एग्जाम्स की तैयारी जो है स्टार्ट कर दीजिए। देखो बच्चों, आप डेली जो है कुछ ना कुछ, मैं डेली आपको एक बात कहता रहता हूँ कि आप लोग डेली कुछ ना कुछ तैयार करते रहिए। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायोलॉजी है, जो भी सब्जेक्ट आप लिए हो, आप डेली कुछ ना कुछ तैयार करते रहिए। डेली तैयार करोगे तो और पिछला रिवीजन भी करते रहिएगा। ऐसा नहीं कि नया आप तैयार करते जाओ। जो भी टॉपिक आपको तैयार हो जाए उसको भी आप पीछे जो है देखते रहिए और नया भी पढ़ते रहिए। यानी अगर आधा घंटा आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो 15 मिनट नए पर ध्यान दीजिए और 15 मिनट जो है पुराने पर ध्यान दीजिए। दोनों को आप देखते रहिए, नहीं पता चलेगा, नया तैयार करोगे पुराना भूल जाओगे तो इससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इसलिए आप तैयारी जो है अपना करते रहिए। तो चलिए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि वैद्युत सेल क्या होते हैं, पहले इसे जान लेते हैं। सबसे पहली बात यह आती है कि वैद्युत सेल क्या होते हैं, यानी हमारा जो वैद्युत सेल है ये क्या होता है। तो देखिए, वैद्युत सेल जो है वह युक्ति है। क्या युक्ति है? वैद्युत सेल जो है वह युक्ति है जो किसी परिपथ में धारा के प्रवाह को बनाए रखते हैं। यानी कोई हमारा परिपथ है, कंडक्टेंस है, जिसमें जो है धारा के प्रवाह को निरंतर जो है बनाए रखते हैं, इसे हम वैद्युत सेल कहते हैं। यानी वैद्युत सेल जो है वह युक्ति है। यानी आपसे पूछा जाए वैद्युत सेल क्या है, तो वैद्युत सेल वह युक्ति होती है जो किसी परिपथ में जो है धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखते हैं। समझ में आ गई बात? अब ये जो वैद्युत सेल होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राथमिक सेल और दूसरा होता है द्वितीयक सेल। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर देखा जाए कि ये जो वैद्युत सेल होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। ये जो वैद्युत सेल होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राथमिक सेल और दूसरा होता है द्वितीयक सेल, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। देखिए, ये आपके केमिस्ट्री में जो है आपको देखने को मिलेगा, वहां पर भी आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ फिजिक्स में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप जाने रहिएगा। अब ये प्राथमिक सेल क्या होते हैं? वे सेल जो सीधे जो है रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यानी ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ऐसे सेल को जो है प्राथमिक सेल कहते हैं। ये सेल जो है दोबारा जो है चार्ज नहीं किया जा सकता है। इन्हें एक बार उपयोग करने के बाद जो है ये जो है डिस्चार्ज हो जाते हैं, जिसको दोबारा जो है प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। जैसे शुष्क सेल है, जो शुष्क सेल है, डेनियल सेल है, ये आपके जो है प्राथमिक सेल के श्रेणी में आते हैं, जिसे एक बार आप यूज करिए और जब काम हो जाए तो इसे आप फेंक दीजिए। तो ऐसे सेल तो जो रासायनिक ऊर्जा को सीधे वैद्युत ऊर्जा में प्रयुक्त करते हो उन्हें हम प्राथमिक सेल कहते हैं। और ये द्वितीयक सेल क्या होता है? द्वितीयक सेल वे वैद्युत सेल होते हैं जो पहले वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, फिर रासायनिक ऊर्जा को जो है वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ऐसे सेल को जो है द्वितीयक सेल कहा जाता है, सेकेंडरी सेल बोला जाता है। ये जो द्वितीयक सेल होते हैं ये जो है एक बार डिस्चार्ज हो जाने के बाद पुनः चार्ज किया जा सकता है, पुनः चार्ज किया जाता है और इस तरीके से वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, इस तरीके से बार बार जो है प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रकार का जो सेल होता है वो आपका आता है सीसा संचायक सेल। जो आपके इन्वर्टर बैटरा का सेल होता है वो जो है आपके सेकेंडरी सेल के अंतर्गत आते हैं, द्वितीयक सेल के अंतर्गत आते हैं।
तो इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा कि प्राथमिक सेल क्या होते हैं और द्वितीयक सेल क्या होते हैं और वैद्युत सेल क्या होते हैं। वैद्युत सेल वे सेल होते हैं जो किसी परिपथ में धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखते हैं, उन्हें हम वैद्युत सेल कहते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है इसी में सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, पहले इनको जान लेते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध में देखो, जब किसी परिपथ में हम किसी सेल वैद्युत सेल की सहायता से धारा प्रवाहित की जाती है, भाई कोई हमारा कंप्लीट परिपथ है तो परिपथ में जब कोई सेल लगा करके हम धारा परिपथ में प्रवाहित करेंगे, सब किसी परिपथ में सेल की सहायता से धारा प्रवाहित की जाती है तो परिपथ में गतिमान आवेश, तो जाहिर सी बात है परिपथ में जो आवेश होंगे वो गतिमान होंगे। तो परिपथ में गतिमान आवेश के मार्ग में धन आवेश बाधा उत्पन्न करते हैं। अरे जाहिर सी बात है, कोई हमारा कंडक्टेंस है, परिपथ है, तो परिपथ में जब आप सेल के सहायता से धारा प्रवाहित करोगे तो उसमें जो आवेश गतिमान होगा उनके आवेशों में जो है जो बीच बीच में धन आवेश रहते हैं वो जो है एक बाधा उत्पन्न करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? अरे ऋण आवेश तो जाएंगे लेकर के, लेकिन धन आवेश बीच बीच में रहते हैं वो बाधा उत्पन्न करते हैं। एक इतनी बात समझ में आई कि नहीं कि जब किसी हम परिपथ में वैद्युत सेल की सहायता से धारा प्रवाहित करते हैं तो आवेशों के प्रवाह में जो है धन आवेश जो है बाधा उत्पन्न करते हैं। इतना क्लियर हो गया। इसी प्रकार इसको आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब आवेश सेल के भीतर, यानी हमारा जो आवेश है सेल के भीतर एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के मध्य, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के मध्य सेल का घोल आवेश के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, तो सेल के भीतर आवेश के प्रवाह में बाधा सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। बात समझ में आई कि नहीं? यानी जब सेल में एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के बीच जो है धारा प्रवाहित होती है तो उसका जो घोल होता है वो उसमें बाधा उत्पन्न करता है, तो सेल का घोल का बाधा उत्पन्न करना ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। बात समझ में आई कि नहीं? एक तो आप परिपथ में जब आप धारा प्रवाहित करोगे तो परिपथ में जो धन आवेश होगा वो बाधा उत्पन्न करेगा, और दूसरा आपका जैसे टर्मिनल है, सेल हमारा वैद्युत सेल का टर्मिनल है, तो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जब धारा प्रवाहित होगा तो जो सेल का घोल होगा, बैटरी का घोल होगा, तो उस घोल जो है बाधा उत्पन्न करेगा। तो ये हमारा सेल का जो है आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है, जिसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। आंतरिक प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक ओम होता है। क्या होता है? इसका मात्रक ओम होता है। इतना समझ में आ गया? चलिए, ये तो बात हो गई सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है। इसी तरीके से आपके एग्जाम में पूछा गया है सेल का विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं? लगे हाथ इनको भी देख ले। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, आपके एग्जाम में खूब नंबर लगा के पूछा गया है। तो सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है, देखो एकांक आवेश को सेल सहित, एकांक आवेश कोई आवेश है हमारा, और सेल को लेकर के सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य जो होता है वो आपका सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आया? भाई एकांक आवेश को, जैसे मान लीजिए ये हमारा सेल है, ठीक, और सेल सहित पूरे परिपथ में जो एकांक आवेश है, इस एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य, जो कुछ कार्य करोगे वही हमारा जो है विद्युत वाहक बल कहलाता। नहीं समझ में आया? तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, अरे ये जो सेल है, ये सेल है भाई, ये सेल है, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। बात समझ में आई कि नहीं? एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा जो होती है वो सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। समझ में आ गई बात? और आगे ये कहा गया कि अब ये जो आपका सेल का विद्युत वाहक बल होता है इसे कैपिटल ई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी सेल का विद्युत वाहक बल को कैपिटल ई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और इसका मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? इसका मात्रक जो है वोल्ट होता है। यदि क्यू आवेश को, अब देख लो इसको ऐसे करते हैं, यदि क्यू आवेश को, यानी मान लीजिए हमारा क्यू आवेश है और सेल सहित पूरे परिपथ में घुमाने पर किया गया कार्य जो है W हो, घुमाने पर किया गया कार्य W हो, तो विद्युत वाहक बल E बराबर होता है W/Q। क्या होगा?
विद्युत वाहक बल जो होगा E बराबर W/Q होगा। समझ में आई बात कि नहीं? एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में घुमाने पर किया गया कार्य अथवा एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में घुमाने पर सेल द्वारा दी गई विद्युत ऊर्जा सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है, जिसे E द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब यदि Q आवेश हो और इसको घुमाने पर W कार्य किया गया हो तो सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो होता है W/Q। समझ में आ गई बात? तो ये तो था सेल का विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। अब हम ये देख लेते हैं सेल का टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में क्या संबंध होता है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या होता है। लगे हाथ बच्चों, इसको भी जान लेते हैं सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या होता है। तो एक चीज जान रहे हैं, एकांक आवेश को बाह्य परिपथ में, एकांक आवेश को बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। यानी एकांक आवेश को बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा सेल है और इसको जो है पूरे बाह्य परिपथ में, यानी ये सेल है और हम क्या कर रहे हैं, यहां से यहां तक पूरे परिपथ में, सेल में नहीं, सेल को छोड़ दीजिए, सेल के बाहर जो है एक सिरे से यानी यहां से लेकर के यहां तक प्रवाहित करने में जो किया गया कार्य होता है वो हमारा टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। एकांक आवेश को बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। इतनी बात समझ में आई? या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, किसी वैद्युत परिपथ में, कोई हमारा वैद्युत परिपथ है तो बैटरी के एक सिरे से, यानी बैटरी का हमारा एक सिरा ये है और दूसरा सिरा बैटरी का ये है, तो बैटरी के एक सिरे से दूसरे सिरे के मध्य एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। यानी किसी बैटरी के एक सिरे से और बैटरी के दूसरे सिरे में बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने में, एकांक आवेश को परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य सेल का जो है टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। अरे भाई, इसके इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक ले जा रहे हो, आवेश को प्रवाहित कर रहे हो, तो यही हमारा जो है सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। समझ में आई बात? अब ये जो सेल का टर्मिनल विभवांतर होता है इसे बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक जो होता है वोल्ट होता है। इतनी बात समझ में आई? अब हम देख लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब पूछा गया है लॉन्ग में, कि सेल का टर्मिनल विभवांतर तथा सेल के आंतरिक प्रतिरोध में संबंध क्या होता है। इसको जरा हम देख लेते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें सेल का टर्मिनल विभवांतर तथा सेल के आंतरिक प्रतिरोध में संबंध क्या होता है, तो इसके लिए आप जान लीजिए कि माना ई विद्युत वाहक बल को, यानी ये हमारा कैपिटल ई है जो विद्युत वाहक बल है, और एक विद्युत सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध R है, यानी ये विद्युत वाहक बल है, और एक सेल है जिसका आंतरिक प्रतिरोध जो है R है। यहां से यहां तक जो है पूरे सेल को काउंट किया जाता है। आंतरिक प्रतिरोध R है, एक विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है, यानी जिसका एक विद्युत सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E है और साथ में इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। ये इसी में है, इसी विद्युत सेल में है जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। एक जो है विद्युत परिपथ में जो है जोड़ा जाता है जिसका बाह्य प्रतिरोध R है, कैपिटल R, जिसका बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है, तथा सेल में I धारा प्रवाहित की जाती है, यानी सेल में एक I धारा जो है प्रवाहित की जाती है। इस प्रकार Q आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित कर घुमाने पर, यानी हमारा Q आवेश है और सेल ले करके पूरे परिपथ में घुमाने पर जो किया गया कार्य होगा वो W होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं भाई? Q आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में घुमाने पर किया गया कार्य जो होगा वो W होगा, जो कि बाह्य परिपथ में Q आवेश, यानी जो बाह्य परिपथ है यहां से यहां तक का बाह्य परिपथ है, Q आवेश को घुमाने पर किए गए कार्य तथा इसी आवेश को सेल के भीतर प्रवाहित में किए गए कार्य के योगफल के बराबर होगा। देखो इसमें दो बातें हैं। एक बात यह है कि भाई एक तो सेल से बाहर बाहर आप प्रवाहित करोगे तो इसका किया गया कार्य, और एक आपके भीतर में सेल में प्रवाहित करोगे तो इसका किया गया कार्य, दोनों के योग के बराबर होता है। यानी सेल सहित पूरे परिपथ में जो प्रवाहित करने पर किया गया कार्य होता है वो सेल के बाहर पर बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य तथा सेल के भीतर प्रवाहित करने में किए गए कार्य के योगफल के बराबर होता है। इतनी बात समझ में आई? आप डायग्राम के माध्यम से समझोगे तो ये जो लिखा गया है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आई बात? जैसे हमने कहा कि माना E
विद्युत वाहक बल जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। एक विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है जिसका बाह्य प्रतिरोध r है। इस सेल में I धारा, ये I धारा जो है प्रवाहित की जाती है। Q आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य तथा इसी आवेश को सेल के भीतर प्रवाहित करने में किए गए कार्य के योग के बराबर होता है। देखो एक बात तो यह है कि सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य, एक तो यह हो जाएगा, तथा सेल के बाहर परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य तथा सेल के भीतर परिपथ में प्रवाहित किए गए कार्य के योगफल के बराबर होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं भाई Q बराबर Q E X T, मतलब जो बाहर प्रवाहित करेंगे कार्य करना पड़ेगा, और प्लस W I N T यानी इंटरनल जो अंदर प्रवाहित करेंगे वो किया गया कार्य, दोनों के योगफल के बराबर होगा। आगे लिख सकते हैं एकांक आवेश पर, अब इसमें हम Q से भाग दे देंगे सब में, यानी W अपान Q बराबर W E X T अपान Q और प्लस W I N T अपान Q, सब में Q से भाग देंगे, सब में आवेश प्रवाहित कर रहे हैं तो W अपान Q की वैल्यू होता है E, यह आपका विद्युत वाहक बल हो जाएगा। और जो प्रवाहित करने में सेल के भाई बाहर है तो बाह्य का विभवांतर भी होता है और भीतर वाले को हम B डैश कर ले रहे हैं, तो ये आपका फार्मूला जो बन जाएगा E बराबर V प्लस, देखो इस V डैश की वैल्यू जो है IR मान लेते हैं क्योंकि ये आंतरिक प्रतिरोध का है, तो ये आंतरिक प्रतिरोध को IR मान लेते हैं तो V प्लस IR हो जाएगा। देखिए आंतरिक है तो IR होगा स्मॉल में, तो ये हमारा V प्लस IR ये हमारा जो है आ जाएगा, यानी E बराबर V प्लस IR जो है हमें प्राप्त होगा। इतना समझ में आया कि नहीं? देखो भाई W बराबर WEXT प्लस WINT, WEXT मतलब बाह्य परिपथ में घुमाने पर किया गया कार्य, और ये INT मतलब जो हमारा सेल के भीतर प्रवाहित करने में किया गया कार्य। अब इनको एकांक आवेश पर लेंगे तो W अपान Q ये हो जाएगा और इसका भी W अपान Q हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा। तो W अपान Q जो होता है विद्युत वाहक बल होता है, और ये बाह्य परिपथ में जो घुमाया जाता है वो विभवांतर कहलाता है, और भीतर में जो घुमाया जाएगा उसको विभवांतर कहेंगे। तो ये भीतर वाले को भीतर में I धारा प्रवाहित होगी और इसका आंतरिक प्रतिरोध जो होगा स्मॉल r होगा, तो B डैश बराबर IR, तो हमारा फार्मूला E बराबर B प्लस IR जो है प्राप्त हो जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें दो बातें हैं। एक तो जब किसी सेल से विद्युत धारा ली जाती है, मान लीजिए हमारा सेल है और सेल से हम विद्युत धारा ले रहे हैं, तो जब सेल से हम विद्युत धारा ले रहे होते हैं तो सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है, यानी इस सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो टर्मिनल विभवांतर से सदैव अधिक होता है। अरे जब हम सेल से धारा ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो सेल का विद्युत वाहक बल होगा वो टर्मिनल यानी ये किनारे जो इसका टर्मिनल सिरा है उससे अधिक होगा, तभी तो हमें देगा भाई। जिसका ज्यादा होगा वह तभी हमें धारा देगा, अन्यथा हमें धारा नहीं देगा। तो वही कह रहे हैं कि जब किसी सेल से विद्युत धारा ली जाती है तो सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है, यानी इस सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो टर्मिनल विभवांतर से अधिक होता है। पहली बात तो क्लियर हो गई। अब कहा गया इसके विपरीत, इसी का अपोजिट, अगर इसके विपरीत यदि किसी सेल को धारा दी जाती है, मान लीजिए हम सेल को चार्ज कर रहे हो और सेल को मैं धारा दे रहा हूं, यानी सेल से यहाँ और यहाँ से दोनों सिरों पर विभवांतर लगा के चार्ज किया जा रहा हो, तो जो टर्मिनल विभवांतर होता है वह सेल से अधिक विद्युत वाहक बल होता है। यानी कहा गया है कि अर्थात सेल को चार्ज किया जाता है तो इस अवस्था में सेल का टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल से अधिक होता है। जब सेल को चार्ज किया जाता है तो सेल का जो टर्मिनल विभवांतर होता है ये सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक होता है। अरे जब टर्मिनल विभवांतर अधिक होगा तभी तो सेल को चार्ज किया जाएगा, नहीं कैसे चार्ज किया जाएगा। ठीक, ये दो बातें हो गई। यानी जब सेल से धारा लेते हैं तो हमारा जो टर्मिनल विभवांतर होता है वो विद्युत वाहक बल से कम होता है, यानी विद्युत वाहक बल अधिक होता है और टर्मिनल विभवांतर कम होता है। लेकिन जब सेल को चार्ज करते हैं तो टर्मिनल विभवांतर हमारा अधिक होता है और सेल का विद्युत वाहक बल कम होता है। समझ में आई बात? अब अगर मान लीजिए सेल से न धारा दी जा रही हो और न सेल से धारा ली जा रही हो, तो इस समय सेल का टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल, यानी जो टर्मिनल विभवांतर है, मान लीजिए टर्मिनल सिरा है यहाँ से यहाँ तक,
तो टर्मिनल विभवांतर और जो विद्युत वाहक बल होगा ये दोनों जो है बराबर होते हैं। भाई सेल से ना धारा ले रहे हो और न दे रहे हो तो सेल का टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल जो है दोनों बराबर होते हैं। यही हमने लिखा है, इसमें कुछ और नहीं है। समझ में आ गई बात। अब जो E बराबर होता है, E बराबर B प्लस आई आर, ये हमारा जो है विद्युत वाहक बल होता है। अगर हम B की बात करें तो B बराबर E माइनस आई आर होगा। भाई अगर हम B निकालना चाहें, टर्मिनल विभवांतर को निकालना चाहें तो विद्युत वाहक बल E माइनस आई आर ये हमारा जो है मिल जाएगा। इसको आप स्मॉल r लिखिएगा। आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r में संबंध को दर्शाता है, यानी सेल का जो टर्मिनल विभवांतर V है और सेल का आंतरिक प्रतिरोध में संबंध जो है V बराबर E माइनस आई आर जो है दिखाता है। तो उम्मीद करता हूं इतना समझ में आ गया होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हमने जिन जिन टॉपिक पर चर्चा किए हैं ये सब एग्जाम में जो है बारी बारी करके पूछे गए हैं। तैयार कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बताना, फिर से बता देंगे। तो इस क्लास में बस इतना है, फिर मिलते हैं।